हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक्स इन्वेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ दो से तीन ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि अगर आप इन्हें एक स्ट्रैटेजी बना के फॉलो करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम आगे बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, जब निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका पोर्टफोलियो अभी भी लाल में है? अगर दोस्तों इसका जवाब है हाँ, तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा दो से तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये दिक्कत फ्यूचर में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए जंप कर लेते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्टॉक सिलेक्शन। तो दोस्तों, आप जब भी डिसाइड करते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं, तो कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपने कंसिडर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है उसका बिजनेस क्या है, किस सेक्टर में वो कंपनी काम करती है, क्या उस कंपनी के गुड्स या सर्विसेज ये इजीली मार्केट में एक्सेप्टेबल है क्या, उस कंपनी का पिछले कुछ महीनों का या फिर पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या उस कंपनी को गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ का फ़ायदा हो रहा है जो कि उनके बिजनेस के लिए आगे चल के बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। वो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, तो उस सेक्टर के लिए करंट मार्केट कंडीशंस कैसे हैं? क्या वो फ़ेवरेबल है? क्या उनमें फ्यूचर में जाके कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है? तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो डेफ़िनेटली आपने कंसिडर करने करने चाहिए इससे पहले कि आप आपका स्टॉक सिलेक्शन करो। दोस्तों, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, कि जभी भी वो स्टॉक सिलेक्शन करने जाते हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस क्या है। और इसके चलते क्या होता है दोस्तों, कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स फिर ऐसे स्टॉक में चले जाते हैं कि जिनका प्राइस बहुत ही छोटा होता है, मान लो 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़। तो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स पिक कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि छोटे से अमाउंट में हमको एक बहुत बड़ा क्वांटिटी मिल जाएगा। लेकिन ये दोस्तों, ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऐसे जो कंपनीज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर हमको कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं दिखाई पड़ते। ऐसे स्टॉक्स में मैक्सिमम ट्रेडर्स का खेल दिखाई पड़ता है। तो ये ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, कि क्योंकि प्राइस इतना छोटा है, वो स्टॉक को भगाते जाएँगे, भगाते जाएँगे, भगाते जाएँगे, और फिर एक बार उनको समझ में आ गया कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, तो इमीडिएटली वो प्राइस को नीचे गिरा देंगे। और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि अरे मैं तो फँस गया, मेरा पैसा डूब गया, और फिर आपका कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं हर्ट हो जाता है, और फिर आप मार्केट से सीधा एग्ज़िट कर लेते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको पॉइंट नंबर 1 बहुत ही आसान तरीके में समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। अब मान लो दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताए, आपने वो सारे पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीद लिया। अब दोस्तों, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ दिक्कत क्या होती है ना, वो स्टॉक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है उन्हें होल्ड करने आना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक स्टॉक खरीद लिया 100 रुपीज़ पर,
तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों कि आपने 100 पे बाय किया और अगले ही दिन ये भागना चालू कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। बहुत बार दोस्तों इनफैक्ट ऐसा होता है कि आपने स्टॉक 100 पे बाय किया, वो अगले दिन थोड़ा-सा मे बी नीचे आ जाएगा 98 के ऊपर, फिर मे बी वो 95 भी चले जाए, मे बी वो 80 तक चले जाए। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर्स फिर पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे मैंने तो 100 में खरीदा था और अब तो ये नीचे 80 तक आ गया, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मेरा पैसा फँस गया? क्या मुझे इतना बड़ा लॉस होने वाला है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आप शेयर मार्केट में आए हो, तो आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट में ना, मान लीजिए ये स्टॉक मार्केट है, तो इसमें बहुत से अलग-अलग सेक्टर्स होते हैं। मान लो आईटी है, फ़ार्मा है, हेल्थ केयर है, एफएमसीजी है। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं ना दोस्तों, ये सभी के सभी एक साथ नहीं भागेंगे। किसी दिन मान लो आईटी टॉप पे होगा, तो कुछ देर के बाद ये भी नीचे आ जाएगा, मे बी फ़ार्मा टॉप पे चले जाएगा। मे बी कुछ देर के बाद ये नीचे आ जाएगा तो एफएमसीजी टॉप पे चले जाएगा। तो दोस्तों ये एक साइकिल होता है और इस साइकिल में हर एक जो सेक्टर होता है, वो कभी न कभी टॉप पे आएगा और कभी न कभी वो बॉटम पे भी जाएगा। तो आपको दोस्तों अगर कन्विक्शन है कि जिस भी स्टॉक में आपने रिसर्च किया है और फिर आपने डिसीजन लिया है कि मैं इस स्टॉक के साथ बना रहूँगा, तो आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों उसके बेनिफिट्स, उसका फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। तो आपने मन बनाना चाहिए कि जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है, जिस भी स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है, वो आज नहीं तो कल मुझे रिटर्न ज़रूर देगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि होल्ड करने आना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने होल्ड करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 समझ में आ चुका होगा। दोस्तों प्रेज़ेंटेशन थोड़ा-सा ख़राब हो सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा-सा फ़ोकस करोगे, तो आपको ये पॉइंट 3 भी मैं ट्राई करूँगा एक बहुत ही आसान तरीके से समझाने की। तो दोस्तों चलिए मान लेते हैं कि आपने पॉइंट 1 फ़ॉलो किया, अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर दिया आप लोगों ने, उसके बाद पॉइंट 2 के हिसाब से आपने होल्ड भी कर लिया। अब मान लो दोस्तों क्या होता है ना पॉइंट 3 में कि आपका स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा था, आपने होल्ड भी किया, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे होने के बावजूद भी आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफ़िट इतना ख़ास दिख नहीं रहा। तो क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों? चलिए इसे इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक स्टॉक का चार्ट पैटर्न रख रहा हूँ। ये स्टॉक का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस ट्राई करूँगा कि इस स्टॉक पैटर्न के एग्ज़ाम्पल से आपको पॉइंट 3 समझाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये स्टॉक करीबन 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी ये ऑलमोस्ट उसी रेंज पे वापस आ चुका है। अब मान लो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 के आपने यहाँ पे बाय किया था और आपने इसको कंटिन्यूअसली होल्ड करके अभी भी आप इसे होल्ड कर रहे हो। तो दोस्तों इसमें क्या होगा ना दोस्तों, इसमें आपको प्रॉफ़िट तो वैसे कुछ दिखेगा नहीं, हार्डली 10% 20% के आसपास आपको प्रॉफ़िट दिखेगा। लेकिन लेट्स से एग्ज़ाम्पल नंबर 2 कि आपने यहाँ पे बाइंग की थी। अब कुछ रीज़न की वजह से स्टॉक नीचे आ गया, तो आपने यहाँ पे थोड़ी-सी और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए थी, जिसे हम कहते हैं एवरेजिंग। तो अगर दोस्तों आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी एवरेज किया होता, तो आपका ये जो ओरिजिनल प्राइस था, उससे कई ज़्यादा नीचे में ये स्टॉक आपको मिल जाता था। तो इसका मतलब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती थी और आपका एवरेज प्राइस कम होता था। मान लो इसके बाद स्टॉक और नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपने और क्वांटिटी ऐड कर दी। मान लो वापस से स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे आपने और क्वांटिटी ऐड कर दी। तो दोस्तों जैसे-जैसे ये स्टॉक नीचे आ रहा है, आपने यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि आपने जो हाई लेवल पे ये स्टॉक को परचेज़ किया था, आपकी बाइंग प्राइस बहुत ही लोअर लेवल पे आ जाएगी और जैसे-जैसे ये स्टॉक अब रिकवर कर रहा है, तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफ़िट है, वो मल्टी फोल्ड आपको दिखेगा।
अब दोस्तों आप कहोगे कि ये स्टॉक तो नीचे जा रहा है, लेकिन हमें कैसा पता पता चलेगा कि हमने कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? तो दोस्तों एक एक थंब रूल जो आप फॉलो कर सकते हो कि आपका जो बाइंग प्राइस है, उससे स्टॉक अगर मान लो 15 टू 20% नीचे आपको मिल रहा है, तो आपने डेफ़िनेटली एवरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 या 5% की गिरावट है, तो आपने एवरेज कर लिया। नहीं दोस्तों, अगर स्टॉक 15 या 20% नीचे आ जाता है और ये नीचे आ रहा है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई स्कैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया इसलिए कंपनी नीचे आ जाए, तो नहीं दोस्तों, फिर तो आपने उस स्टॉक में एग्ज़िट ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका स्टॉक नीचे आता है, अब एक्सटर्नल फैक्टर जैसे मार्केट को कोई ना कोई रीज़न तो मिल ही जाता है नीचे जाने के लिए। मान लो कोई पैंडेमिक आ गया, कहीं वॉर हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट्स हो गए, रेट हाइक हो गया, तो मार्केट में बहुत सारे रीज़न्स मिलेंगे आपको, एक्सटर्नल रीज़न्स, जिसकी वजह से आपका स्टॉक नीचे आ सकता है। तो जभी भी ऐसी कोई बात होती है, तो इसे दोस्तों आपने एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी समझकर इसमें आपको एवरेजिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा ना दोस्तों, आपकी जो बाइंग प्राइस है, उससे कहीं नीचे आपको ये स्टॉक मिलेगा और जभी भी स्टॉक रिकवर करेगा, तो आपका जो प्रॉफ़िट है, वो आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पॉइंट भी बहुत आसान भाषा में समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स की दिक्कत ये भी होती है ना कि स्टॉक तो नीचे आ ही रहा है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि स्टॉक नीचे आ रहा है और हमारे पास दिक्कत होती है कि कैश कहाँ से लाएँ? हमारे पास पैसे होते नहीं है जब स्टॉक नीचे आने वाला होता है तब। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ₹5000 है, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इस अमाउंट में से आप कोई एक परसेंटेज मे बी 10% और मे बी 20% ये आप आपके रिज़र्व में रख सकते हो और सिर्फ़ ₹3000 ही आप करंटली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो बचा दो ₹2000 है, वो आप एक रिज़र्व में रख के जभी भी आपको फ्यूचर में कोई अपॉर्च्युनिटी दिखे, तब आप आपकी क्वांटिटी में थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा कि आपका अमाउंट आपको लमसम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितना भी रिज़र्व अमाउंट होगा, वो आप आगे चल के अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आती है, तो आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आज कवर किए हैं, ये आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अब आपसे अलविदा चाहूँगा, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।